the total flux and closing and particle. You know about alpha particle. This is the sign of alpha particle. You can write in this way also, alpha particle, but the meaning of it is helium particle. Helium 24. You know very well, its atomic mass and 2 is its atomic number. इस चीज को आप ध्यान रखें. कई बार प्रोटॉन के लिए भी आ जाता है, तो वो भी नोट कर लीजिए. प्रोटॉन, for proton you have to take 1H1. This is the isotope of hydrogen, protium. तो इस तरह से आपको 1H1 लेना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1. इधर आप देख सकते हो हीलियम को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल. तो ये चीजें काफी काम आएंगी आपके आगे. आर्टिकल कंप्लीट करते हैं. यहाँ पर ये न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है और उसके बाद अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल से एनक्लोज करा हुआ है, इनक्लोज करा हुआ है, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, पता है आपको? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल. एक अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है? सॉल्यूशन करेंगे इसका. चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल. आगे वाले जो आने वाले आर्टिकल्स आपके, उसमें भी काफी काम आएगा ये आपका चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल. किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लो या नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? चार्ज कैसे देख? ठीक है, प्रोटॉन है तो प्लस, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस. ओके, यू कैन राइट इन दिस वे. तो Q की जो वैल्यू है यहाँ पर, Q की वैल्यू होगी यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन. और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर? हीलियम पे कितने होता है एटॉमिक नंबर 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे? 2. तो 2E चार्ज होगा. हम 2P नहीं लिखेंगे कभी भी, 2E लिखेंगे. प्रोटॉन के लिए भी E लगाएंगे और इलेक्ट्रॉन के लिए भी E लगाएंगे. अगर आपको माइनस में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लेनी है तो माइनस में ले लीजिए, ये प्रोटॉन की लेनी है तो प्लस में. तो ये ट्रीट करेगा आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों चार्ज के लिए. तो 2E इज द टोटल चार्ज हियर. ठीक है, आई ये बात समझ में? चार्ज को कैसे लेना आपने? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कैसे लेना है? उसके एटॉमिक नंबर से लेना है. उसका एटॉमिक नंबर था 2, तो आपने यहाँ पर 2 ले लिया. साथ में E की वैल्यू कितनी है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. स्टेटमेंट देखिए, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स emanating from a closed surface. कौन सा सरफेस है? क्लोज सरफेस. एनक्लोजिंग एन अल्फा पार्टिकल. और वो किससे एनक्लोज हुआ पड़ा है? अल्फा पार्टिकल से. अल्फा पार्टिकल की नॉलेज आपको थी. नॉलेज है तो चार्ज लिया गया है. और क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, यू नो द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इट इज डिनोटेड बाय phi and it have two formulas. One of E dot ds integration and another of Q by epsilon. What is Q? Q is total charge enclosing by a surface. Total charge. And what is epsilon naught? Epsilon naught is permittivity of free space, and its value is 8.85 into 10⁻⁻12. Okay.
यूनिट क्या थे इसके, कूलम पर न्यूटन मीटर। तो आप इसकी डायमेंशन वगैरह सब कुछ निकाल। तो टोटल कितना हुआ 2E, तो फ्रॉम देयर इज इक्वल टू 2E अपॉन एप्सिलॉन। दिस इज योर आंसर। बट अगर आपको इससे और ज्यादा सोल्व करना है तो 2 इंटू 1.6 करना ही चाहिए वैसे, अपॉन 8.85 इंटू 8.85 की बजाय आप इसको 9 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 सोल्व कीजिए। आप करे सोल्व, 10 रेज टू द पावर -12, ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो 10 रेज टू द पावर -7 इंटू ये कितना हो जाएगा 3.2 अपॉन 9। ठीक है, कट कर दीजिए, एज ए 3 यूज कर लीजिए इसको, 3 3 9, 1/, yes video is blurred sir. Your numerical, the total electric flux emanating from a closed surface enclosing an अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के बारे में मैंने बताया था कि इसको हीलियम पार्टिकल भी बोलते हैं, और ये काफी हैवी पार्टिकल होता है और पॉजिटिव इन नेचर होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव इन नेचर। 2 हीलियम 4, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं इसमें, जो इसका एटॉमिक नंबर होगा, और प्रोटॉन के ऊपर एक प्रोटॉन हो या एक इलेक्ट्रॉन हो, उनके ऊपर सेम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। तो एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर अगर चार्ज देखा जाए, अल्फा पार्टिकल के ऊपर अगर चार्ज देखा जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 2E के इक्वल होता है। तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, E की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एज ए प्रोटॉन भी ले सकते हो आप इस E को, और एज ए इलेक्ट्रॉन, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। माइनस में लेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी, प्लस में लेंगे तो प्रोटॉन की। तो टोटल चार्ज कितना आ गया 2E। एज यू नो we have to calculate in this numerical electric flux means phi you have to calculate। तो phi को कैसे लेंगे, phi के लिए हमें दो चीजें चाहिए, Q और एप्सिलॉन नोट, या फिर EDS फार्मूला भी आप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज Q हमें गिवन है, एप्सिलॉन नोट हमारे पास ऑलरेडी होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नोट की वैल्यू है ये, इसको पुट करेंगे, और साथ में 2E अपॉन एप्सिलॉन नोट, 2E, E की वैल्यू क्या है 1.6, आप इसको करके सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 1.3 10 रेज टू द पावर -7। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.3 के करीब। तो दिस इज द आंसर, और साथ में आप यहाँ पर इसके यूनिट्स लगा। तो इन दिस वे यू कैन सोल्व। तो यहाँ पर सबसे अच्छा बात क्या थी कि आपको अल्फा पार्टिकल की नॉलेज हो गई। इसके साथ साथ मैंने प्रोटॉन के बारे में बताया था कि अगर प्रोटॉन की बात आ जाए तो प्रोटॉन के लिए होता है 1H1 आ सकता है, नो डाउट। प्रोटॉन में कितना चार्ज लेना पड़ेगा आपको, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक प्रोटॉन पर प्रोटियम हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, और उसको 1H1 लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 1 लेना पड़ता है, और एटॉमिक मास कितना लेना पड़ता है, वो भी 1 होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है, इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। अ सरफेस एलिमेंट ds, अ सरफेस एलिमेंट, एलिमेंट गिवन है, एलिमेंट का मतलब थोड़ा सा पार्ट गिवन है सरफेस का, ds लिख भी दिया साथ में उसने, ds वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप, वेक्टर फॉर्म में दे, ओके, is placed in an electric field, is placed in an electric field, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा हुआ है,
और उसकी वैल्यू गिवन है E वेक्टर इज इक्वल टू 4i 4j प्लस 4k कैप। ठीक है, ये कैप लगा के इसको यूनिट वेक्टर शो करते हो आप इसको। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिनेटिंग फ्रॉम द सरफेस? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स emanating from the surface? So this is the numerical in front of you. How you can solve this? Solution कैसे solve करेंगे? E की वैल्यू गिवन है, ds की वैल्यू गिवन है. In this case you have to again find out the value of electric flux, as you know, phi question mark. तो phi के लिए जो फार्मूला एप्लीकेबल होगा वो क्या होगा इस बार? yes or no? वेक्टर E सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या बोलते हैं इसको? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज phi. तो phi इज इक्वल टू E डॉट ds. ओके, तो यहाँ पर क्या करोगे आप? यस, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ इट. कैसे? E की वैल्यू क्या गिवन है? 4i कैप 4j कैप 4k कैप. डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा इसका? 5i के साथ. i कैप आता है डॉट प्रोडक्ट करना. डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? आई वाली टर्म को आई वाली टर्म से करना होता है, बाकी सब जीरो हो जाते हैं. पता है ना, +1 में करवाया था. तो 4i कैप इंटू 5i कैप. आई डॉट आई क्या होगा? 1. दैट्स वाई 20 यूनिट. आंसर क्या आ जाएगा? 20 यूनिट. तो इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आपको करने आने चाहिए. डॉट की जगह कई बार क्रॉस का फार्मूला भी आएगा आगे, क्रॉस प्रोडक्ट भी आना चाहिए. तो फार्मूला भी पता होना चाहिए, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट भी आना चाहिए. मैंने कहा था कि +1 इनडायरेक्टली हेल्प करती है फिजिक्स को, +2 की फिजिक्स को रीड करने में या फिर समझने में. ठीक है, तो यहाँ पर देखो +1 का आर्टिकल काम आ रहा है डॉट प्रोडक्ट. तो देख लेना किसी को डॉट प्रोडक्ट ना आता हो. एक डॉट प्रोडक्ट का हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी एज ए प्रॉपर्टी यूज किया था कि जब आपका E और ds क्या करने थे? परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या थी? कि जब दो वेक्टर, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, इट मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ये हमने करा भी करा था ना, तो इस चीज को ध्यान रखना. नेक्स्ट जो आप करने जा रहे हो, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. एक और न्यूमेरिकल है ये आपको एप्लीकेशन समझने में हेल्प करेगा, क्योंकि जो ये गॉस थ्योरम है ना, इसका हम एप्लीकेशन करेंगे नेक्स्ट इसके बाद. तो उसमें ये चीज समझने के लिए बहुत ज्यादा ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा उसमें यूजफुल रहेगा. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, उस आर्टिकल को समझो. ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस. स्पेस में एग्जिस्ट करता है. Exists in space. Find the electric flux of the electric flux of the field. फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड कीजिए, निकालिए थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया. थ्रू कर्व्ड surface area of the cylinder with this axis
of the cylinder with its axis parallel to the field. ये बड़ी बढ़िया चीजें हैं। पैरेलल टू द फील्ड, ये आगे भी आएगा आपके पास, जो आने वाली यूनिट्स है पैरेलल और परपेंडिकुलर के केस में। तो इसमें बड़ा ध्यान से देखना आपको कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है इसमें भी। इसका मतलब आपको फाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है। लेकिन कब, जब सिलेंडर की एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। फील्ड कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में फाई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, जीरो होगी, क्या होगी, इस टाइप का एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप कह सकते हो, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। चलो एक सिलेंडर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक सिलेंडर। ये सिलेंडर बना दिया, ये इस सिलेंडर की एक्सिस होगी, क्या होगी, एक्सिस। क्वेश्चन क्या है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस। स्पेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरे को नहीं पता वो ऐसे है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, अंदर की तरफ है, या आपकी तरफ है, बाहर की तरफ है, स्पेस में है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर को क्रॉस करता हुआ जा रहा है वो, ठीक है, विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। एक्सिस क्या है, पैरेलल टू द फील्ड, यानी कि फील्ड कैसा होगा, इसके पैरेलल में। पैरेलल में किसके, एक्सिस के। ये एक्सिस दिख रही है आपको, ठीक है। ये सरफेस एस हो गया, सारा का सारा सरफेस एस हो गया। चलो फील्ड बना लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी एक्सिस के अलोंग चल रहा है, ऊपर भी ले सकते हो या नीचे भी ले सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है बेटा। चलो अब बात आ जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ हो गया, ये एक्सिस या जो ये सरफेस है, ठीक है, उसके साथ कितना एंगल बनाएगा। सरफेस कहाँ है इसका, सिलेंडर का सरफेस क्या होता है, ये होता है, यस और नो, ये होता है सिलेंडर का सरफेस एस। कैसे निकालते हो, 2 पाई, अब रेडियस कितना ले लो, आर, एच हाइट ले लो या एल ले लो, मर्जी आपकी, ठीक है। एल हाइट ले ली इसकी, लेंथ ये आर, तो 2 पाई आर है इसका सरफेस एरिया। तो ये जो सरफेस है, एक सिलेंडर जैसे ये आपका मार्कर है, ऐसे खड़ा कर दिया मैंने, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया, नीचे से ऊपर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इस सरफेस का वेक्टर कहाँ होगा, सरफेस का वेक्टर बना दे, चलो बना देते। यस और नो, इस तरह से इसके वेक्टर होंगे, चारों तरफ निकलेंगे 90 डिग्री एंगल लेते हुए, ओके। तो इसका जो आपका सरफेस का, कोई भी सरफेस ले लो, थोड़ा सा हिस्सा ले लो उसका, यहां पर ले लो ds, तो उसका नॉर्मल लेंगे तो आप इस तरफ जाएगा, इस पे लेंगे तो ds, ds के साथ नॉर्मल इसका कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, यस और नो। ऊपर की तरफ होगा तो आपकी तरफ आ जाएगा, अंदर की तरफ भी जा सकता है, ठीक है, चारों तरफ ऐसे सेपरेट करेगा। तो बात आ जाती है कि जो ये ds वेक्टर है, देखो नॉर्मल इस तरफ, तो ds वेक्टर आप ऐसे बनाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का है ऊपर की तरफ, तो एंगल कितना आ गया इनके बीच में, 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। क्या कैलकुलेट करना था, सॉल्यूशन, वी नो दैट फाई इज इक्वल टू E डॉट ds, सरफेस इंटीग्रल है, ओके। फाई इज इक्वल टू E ds
cos theta. Okay, what is the value of theta here? 90 डिग्री, क्योंकि वो एक्सिस के अलोंग चल रहा है। एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा तो सरफेस के अलोंग क्या हो जाएगा? 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो फ्रॉम देयर EDS cos 90 degree, and in this way the value of electric flux will be 0. This is your answer. Please note it. I hope आपको ये सरफेस का वेक्टर लेना आ गया है और साथ में अब इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लग चुका है। और जैसे ही इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनेगा तो क्या होगा? यस, फ्लक्स 0 हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है जो आपको समझनी चाहिए और आगे भी चैप्टर में ये बहुत कुछ करेगी। ये डायरेक्शन वाली चीजें आपको ध्यान से समझनी है बेटा। आए ये समझ में? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो नहीं स्टूडेंट? सर अगर कोई इरेगुलर बॉडी दे तो? क्या बेटा? अगर इरेगुलर बॉडी दे? इरेगुलर है तो बेटा देखो एंगल लेना पड़ता है, हमें तो थीटा से मतलब है। इरेगुलर होगा तो कहीं ना कहीं और भी कंडीशन देगा वो। हमें ई चाहिए, डीएस चाहिए और साथ में एंगल थीटा चाहिए। अभी इस न्यूमेरिकल या कंसेप्चुअल में क्या था? ई और डीएस की वैल्यू तो गिवन नहीं थी, सिर्फ क्या था? थीटा को लेना था। अब थीटा 30 डिग्री 0 डिग्री कुछ भी हो सकता है। इरेगुलर सरफेस होगा तो बेटा वहां पर भी कंडीशन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ देखना है ना एंगल इरेगुलर सरफेस में। मान लो सिलेंडर आपका कहीं से कम कहीं से ज्यादा ऐसे हुआ पड़ा है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है फ्रंट में लगकर। ये देख लीजिए, और ये एक सिलेंडर आपका ये ऐसे है, ठीक है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो यहाँ वाले सरफेस के साथ क्या एंगल होगा उसका? इस टाइप से ये होगा नॉर्मल सरफेस का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोज ऐसे आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर इस सरफेस पे मान लो यहाँ पर ये डायरेक्ट ऐसे पड़ गया, तो यहाँ से अगर आप इसका डीएस लोगे तो वो इसके बिल्कुल थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 डिग्री आ जाएगी। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? एक्यूट एंगल आएगा। तो इस तरह से ये अलग अलग कंडीशंस हो। तो इरेगुलर के लिए देखो थीटा लेने में दिक्कत आ जाएगी, तो इसीलिए इरेगुलर यहाँ पर मेंशन ही नहीं। सारा खेल एंगल का है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस में एंगल। वो एंगल आपको मिल जाए, इरेगुलर सरफेस हो या जो भी हो, फिर आपको हर एक पॉइंट पर लेना पड़ेगा, ठीक है। नीचे से ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे तो उसके साथ एंगल बनेगा, फिर सरफेस का 90 डिग्री नहीं बनेगा, ठीक है। नीचे से ऊपर भी ले सकते हो, तो सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो जरूरी नहीं एल शेप में आए, परपेंडिकुलर आए। जो शेप जो आपको एंगल होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको फ्लक्स मिलेगा। नेक्स्ट प्रूफ करते हैं गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम का प्रूफ करते, गॉस लॉ का प्रूफ करते। आपको पता है गॉस थ्योरम क्या थी? इसको प्रूफ करते, बाकी आप कुछ भी लीजिए, ये नहीं लेना है, यही मतलब हुआ ना इसका, प्रूफ गॉस थ्योरम। कैसे? सिंपल है, देखो खेलना सीख लो, ये काफी काम आना है तुम्हारे, आगे भी काम आना है। जितनी भी एप्लीकेशन करोगे किसी भी थ्योरम के ऊपर, इसी तरह से ये गट्स लगाने हैं, ये ट्रिक्स लगानी है। तो आप ये तो ले सकते हो ना, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन, ये तो ले सकते हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ये प्रूव करना है कर देंगे, लेकिन ये तो ले सकते हो। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस को कोई ऐसा सरफेस जिसमें थीटा एंगल क्या लेना है? 0 डिग्री ले सकते हो ऐसे, कैसे? नो, स्फीयर ले लो, स्फीयर के सेंटर में चार्ज क्यू ले लो, इसका रेडियस आर ले लो, और जो ये सरफेस है इसको एस ले लो, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। कंडीशन बना देता हूँ तुम्हारे लिए,
इसका छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लो, क्या होगा ये ds वेक्टर। इसका नॉर्मल कहाँ होगा ds का, बाहर, तो ds वेक्टर बाहर की तरफ है, 90 डिग्री बनाते हुए बाहर निकलेगा। चलो अब ये q है, q कैसा ले लिया आपने, चार्ज कैसा ले रखा है एट द सेंटर ओ पॉइंट पर, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज ले रखा है ये, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा भाई, अलोंग द रेडियस, आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है। ये बाहर तक निकलेगा, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, यस और नो, ऐसे जाएगा ना, मैंने बताया था एक आइसोलेटेड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ds के नॉर्मल के साथ और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, दोनों की दोनों डायरेक्शंस क्या हो रही है, एक ही लाइन में, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री। ओके, तो पुट करिए यहाँ पर, ब्लैक मार्कर ले लेते हैं, ब्लू हाईलाइट करने का काम आ जाएगा। तो E ds cos 0 1 फाई, फाई इज इक्वल टू E बाहर आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन करेंगे हम, E की वैल्यू लगाएंगे, E की वैल्यू ले सकते हो आप, यहाँ पर क्या हुआ है, ये सोर्स चार्ज हो गया, r डिस्टेंस पर यहाँ पर P पॉइंट ले लिया आपने, ये ds पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला F अपॉन Q नॉट, और दूसरा फार्मूला 4 पॉइंट चार्ज के लिए Q बाय R स्क्वायर, यही होती है। तो पुट करिए यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा s, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, s की वैल्यू क्या होती है, क्या है यहाँ पर s की वैल्यू, स्फीयर ले रखा है आपने 4 पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसर, 4 पाई से 4 पाई कैंसर, तो क्या चल गया, फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, आया ये समझ में, फाई इज इक्वल टू Q, तो हैंस प्रूफ, हैंस